हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ्स, और एडवांस मैथ्स का पहला टॉपिक होगा मेंसुरेशन। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं इसको बात करूंगा जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। पढ़ने से ज़्यादा इस टॉपिक को आपको समझना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एसएससी से लेकर MPSI तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन को पहले समझिए। मेंसुरेशन के पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना है मेजरमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है चीजों को मापना। चीजों को क्या करना है? मापना है। हमें बस यही सीखना है। दूसरी बात, मैं मेंसुरेशन में आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा, नहीं तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, आप जितनी अच्छे से आकृतियों को समझते हैं, किनको समझते हैं आप? आकृतियां या फिर फिगर्स, इंग्लिश में बोलूं तो फिगर्स। बस हमें फिगर्स के समझने का काम करना है। अगर हम फिगर्स को समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए, मेंसुरेशन दो पार्ट में डिवाइड है। दो तरीके से आपको मेंसुरेशन को पढ़ना है। पहला पार्ट, अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन लेवल शुरू हो जाता है, मतलब जो एग्जाम के लिए रिलेटेड चीजें हैं वो शुरू हो जाती है। दो पार्ट है। एक पार्ट है 2D। क्या लिखा मैंने? डी का मतलब होता है डायमेंशन, हिंदी में बोले तो दिशा। ऐसी आकृतियां जिसमें सिर्फ दो दिशाएं होंगी, है ना, हाइट और बेस। दूसरा जो पार्ट है वो होगा 3D पार्ट। 3D मतलब तीन दिशाएं, 3 डायमेंशन। ऐसी आकृतियां जिनमें तीन दिशाएं होंगी। 2D पार्ट में सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? एक पढ़ना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जितनी भी 2D आकृतियां होगी, 2B में आकृतियां होगी, उसमें एक पढ़ेंगे पेरीमीटर और दूसरा पढ़ेंगे एरिया। पेरीमीटर एंड हर आकृति का पेरीमीटर और एरिया आपको पढ़ना है। पेरीमीटर से मतलब परिमाप से है और एरिया से मतलब क्षेत्रफल से है। 3D की हर आकृति में तीन चीजें पढ़नी है। एक, आपको पढ़ना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया। हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम। क्या पढ़ना है आपको? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। कहने का मतलब यह है, 2D आकृति, 2B में आकृति में परिमाप और क्षेत्रफल होता है। 3D आकृति में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन होता है। अब थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको, देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल को समझाता हूं। परिमाप क्या होता है? अगर कोई भी आकृति है, मान लीजिए यह आकृति है, तो इसकी सभी बाहरी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। आप कहेंगे एक भुजा A, B, C, D। मैं इसका परिमाप पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? A + B + C + D। बाहरी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। इतनी बात को समझ रहे हैं? अगर आकृति ये होती तो आप कहेंगे बाहरी भुजाओं का योग परिमाप होता है। A, B, C, तीनों को जोड़ देते, परिमाप आ जाता। समझ पा रहे हैं? आकृति कैसी भी हो, आड़ी तिरछी कैसी भी हो, आप बोलेंगे परिमाप बताओ। A, B, C, D, E, F, इनकी जो भी वैल्यू रही सबको जोड़ दोगे, क्या निकल आएगा? कोई दिक्कत है क्या? कोई फॉर्मूला याद करना है क्या? अब आप फॉर्मूला याद मत करिए कि वर्ग का परिमाप ये होता है, त्रिभुज का परिमाप ये होता है। आप तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, फॉर्मूला की कोई जरूरत। पूरी बात को समझ गए? ये था परिमाप। क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेता हूं। क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा बाहरी भुजाओं के द्वारा जो क्षेत्र अंदर, इसके अंदर बाहरी भुजाओं के अंदर जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भुजाओं के अंदर जो क्षेत्र आ जाता है वही क्या कहलाता है? इसमें इसके अंदर ये आ रहा है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसमें तीनों भुजाओं के अंदर ये आ रहा है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। और इसमें ये आ रहा है तो ये क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं?
किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके आधार को उसको आधार को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधार को ऊंचाई से। आकृति कोई सी भी हो, अब देखिए ये त्रिभुज था, समझ पा रहे हैं? इसका आधार तो ये जो नीचे लेटा रहता है वही आधार है, ऊंचाई ये है। क्या है ये? ऊंचाई। इसको नहीं, तिरछी चीज ऊंचाई नहीं होती है, एकदम सीधा जो रहेगा वो ऊंचाई होती है। इसके आधार C को इसकी ऊंचाई H से गुणा कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, आया ना, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ पा रहे? ये थोड़ी तिरछी आकृति है, इसको डायरेक्ट ऐसे इसका एरिया नहीं निकाल सकते, इसके लिए अलग बात होगी। इतनी बात को समझ। अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से निकालते हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला एक ही है, आधार गुणे में सभी आकृतियों के लिए। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? अभी बेसिक बात कर रहा हूं, परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, ये बात आ गई समझ में। आ जाओ अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है इसको समझिए। उसके बाद हम 2D से शुरुआत करेंगे। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? इसका फोटो ले लो आप चाहो तो, क्योंकि इसको मिटाऊंगा मैं अब, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। पिछली क्लास में हमने देखा था 2D फिगर्स के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, वीडियो वहां पर रुक गई थी। आइए आगे शुरू करते हैं यहाँ से। अब 3D पार्ट के बारे में समझिए। हमें बस समझना है कि कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। एग्जाम में आपको यही तो समझ में नहीं आता, यार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया, अब निकालू कैसे, करना क्या है, वक्र पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, उस चीज को ही आपको समझना है। पहले वक्र पृष्ठ पर आ जाइए। आपको, आप भले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कई बार हिंदी के क्वेश्चन में यही लिख देता है कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो आप कहानी खत्म हो सकती है। हमने देखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। देखिए वक्र का मतलब होता है कोई भी चीज जो मुड़ी हुई हो। क्या हो? कोई भी चीज। तो अब आपके सामने एक आकृति रख रहा हूं, कोई भी आकृति है, मैं बेलन बना रहा हूं आपके सामने। क्या बना रहा हूं? बेलन एक 3D फिगर है, मतलब इसमें 3 दिशाएं हैं। वो आकृति जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है वो 3D फिगर कहलाता है। बेलन से मतलब रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, इसमें ये डंडियां नहीं होती हैं। समझ रहे हैं इस बात को? एक आपका घर में जो कंटेनर होता है वो बेलन होता है, आपकी बोतल जो है वो बेलन होती है, उसी को बेलन बोलते हैं। हाँ, ये जो आपकी बोतल है ये क्या है? बेलन है। अब देखिए आप, इसमें वक्र पृष्ठ क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इस आकृति को समझ लो तो सारी आकृति समझ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो क्षेत्र मुड़ा हुआ है, ये बोतल दीजिए आप मुझे जरा, देखिए इसमें ये जो क्षेत्रफल है, ये जो मुड़ा हुआ एरिया है यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, इसको मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलूंगा या नहीं? हाँ या ना? ये पूरा क्षेत्रफल जो है, ये पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल को ही हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। हाँ या ना? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे बेलन के सेंस में ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो इसके चारों तरफ। अब अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो सर जिसमें पूरी की पूरी आकृति का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पूरे संपूर्ण का मतलब क्या है? सारे पृष्ठ जिसमें आ जाए। तो आप कहेंगे सर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आ ही जाएगा, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही ना संपूर्ण में। बच कौन सा गया? ऊपर का और नीचे का। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो पृष्ठ बच गए हैं ऊपर और नीचे के, उनको और जोड़ दो, बन जाएगा कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठ का। चाहे वो बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, सब में यही कहानी है। अभी तो हम बेसिक बात कर रहे हैं कि वक्र और संपूर्ण पृष्ठ होते क्या। वक्र पृष्ठ वो जो मुड़े हुए क्षेत्रफल है। और आसान लैंग्वेज में समझो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी निकालो तो ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल मत जोड़ना, बाकी सारा जो क्षेत्रफल होगा वो किस में आएगा? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में कुछ भी छोड़ना, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब क्षेत्रफल जब जुड़ जाएं तो कौन सा क्षेत्रफल? आयतन क्या होता है? आयतन को समझिए आप। आयतन वो होता है कि किसी वस्तु में को बनाने में कितना पदार्थ की मात्रा लगी है। क्या बोला आपने? किसी वस्तु को बनाने में पदार्थ की जितनी भी मात्रा लगी है उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आयतन 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो उसमें कितनी पदार्थ की मात्रा लगी है, या फिर उसके अंदर कितना पदार्थ भरा जा सकता है। समझ रहे हैं? देखिए अगर ये बेलन है, क्या है ये अगर बेलन है तो इसमें मैं पानी भर सकता हूं या नहीं? ऊपर से पानी डाल रहा हूं, ऊपर से क्या कर रहा हूं? पानी। जैसे ही मैंने पानी डाला तो नीचे जाके इस क्षेत्रफल में फैल जाएगा पानी,
कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने डाला एक तरफ से और एक तरफ से ही भरता चला गया और ऊपर से निकलने लगा पानी, इस साइड कुछ नहीं भरा, नहीं ना। पानी डालोगे तो ये पूरी तली में जाके नीचे फैल जाएगा। आप बोतल भी भरते हो तो तली में पानी फैल जाता है। तली में पानी फैलने का मतलब है कि आधार के क्षेत्रफल में, क्या बोला आपने, आधार के क्षेत्रफल में पानी फैल जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में पानी फैलने के बाद ज्यादा पानी डालोगे तो वो ऊंचाई की तरफ ऊपर उठने लगेगा, ऊपर ऊंचाई की तरफ उठने। मतलब सर अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन जो है वो आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई है, क्योंकि पानी पहले आधार में फैलेगा और फिर ऊंचाई के साथ ऊपर उठने लगेगा। टोटल आयतन की बात करूं तो जितनी उसकी ऊंचाई होगी वहीं तक तो पानी भराएगा। मतलब आयतन का फॉर्मूला हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे में। पूरी बात को समझ गए। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये तो कॉन्सेप्ट है कि जब भी आयतन पूछ लेगा आधार का क्षेत्रफल गुणे में। अब अभी इसका आधार कैसा था, सर्कल था, सर्कल था या नहीं। अभी आपको कुछ नहीं पता, बस मैं बता रहा हूं कि इसके आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं, आपको याद नहीं करना। ये भी कहां से आया वो भी मैं बताऊंगा। और इसकी ऊंचाई होती है एच। आपको पता है ना बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये यहीं से बना है। कल से आपके एग्जाम में आ जाए कि ये बेलन है लेकिन इसका आधार जो है वो आयताकार, आधार जो है वो वर्गाकार है। कैसा है आधार, अब आयतन निकालने को बोल देगा तो अगर आपने फॉर्मूला रटा होगा तो कैसे कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट पता होगा। आपने कहा आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का आधार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर भुजा गुणे में ऊंचाई, तब आयतन बदल कर ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं पूरी। इसका मतलब आयतन का कॉन्सेप्ट ये है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे में। समझ में आ गई बात, हाँ या ना। अब भूलेंगे तो नहीं। अब कोई भी फिगर आ जाए आपके सामने कोई प्रॉब्लम। ये था 2D और 3D का बेसिक। 2D में क्या होता है, 3D में। 2D में क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप, दो ही चीजें होती है, क्षेत्रफल और 3D में होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये तीन चीजें पढ़नी है। तो सर फिर क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाते हैं, इतनी चीजें हैं तो क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, एग्जाम में आता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के परिमाप के बराबर है, तो बताइए आयत की लंबाई क्या होगी, ऐसे पूछता है। तब आपको दोनों को बराबर रखना पड़ता है, तब जाके सवाल सॉल्व होता है। सवाल की कैटेगरी तो हम कैसी भी बना सकते हैं, इस बात को समझ पर। ये तो बेसिक था। अब 2D में क्या पढ़ना है, और हम शुरुआत भी 2D से ही करते हैं, ठीक है। 2D समझ में आ गया तो 3D भी समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। हाँ, आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करेंगे। उसमें आधार में ऊंचाई का गुणा कर रहे थे, इसमें आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का। एक आसान एग्जांपल से समझिए, ये है मेरे पास क्या, वर्ग। वर्ग से बन जाता है क्या, घन। आपसे पूछ लिया बताओ इसका आयतन बताओ, क्या बताओ। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे में भुजा, ए इंटू ये तो हो गया क्षेत्रफल, क्या होगा ये। इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपने कहा ऊंचाई भी तो ए होगी अगर ये घन है तो। अभी हमने आकृतियां पढ़ी नहीं, आपके बेसिक नॉलेज का यूज कर रहा हूं मैं। ये आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या हो गया, ऊंचाई भी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, घन का आयतन। यहीं से तो बना है ए क्यूब, समझ गए। घन का आयतन ए क्यूब क्यों बना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए और ऊंचाई भी होती है ए, तीनों को गुणा करोगे तो ए क्यूब। ये जो फॉर्मूला आपने पहले याद किया होगा कभी, यहां से आया है। अभी भी कोई डाउट है क्या आपको, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, डाउट की कोई बात ही नहीं है। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक था जो आपको पता हो ना। आगे बढ़ जाऊं, इसको लिख रहे हैं क्या आप, लिख चुके हैं पहले। फिगर डाल ली, हेडिंग डाल लीजिए 2D। 2D दो दिशाएं द्विविमीय, कैसे भी डाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। 2D में आपको क्या पढ़ना, बहुत ही बेसिक तरीके से यहां से सीख लीजिए कितनी चीजें आपको पढ़नी है 2D में। पहला फिगर पढ़ना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या होता है, वर्ग। कोई भी आप लिखिए मत, प्लीज लिखिए मत, आप आकृतियों को समझ जाएंगे ना। आज की क्लास में मेंसुरेशन आपको आ गई अगर आपने आकृतियां समझ ली तो। पहला क्या होगा, दूसरा होगा रेक्टेंगल।
क्या बोला आपने? रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आप किसी भी एक मीडियम में याद करते चले, स्क्वायर मतलब या तो वर्ग या आयत, ठीक है। तीसरा आपके सामने होगा, मैं अब जो फिगर शायद आपने उनके नाम नहीं भी सुने हो, ऐसे भी आ सकते हैं ना। अगला है हमारे सामने सर्कल। क्या है आपने? सर्कल को आप बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। इसके बाद में चौथा आपके सामने लेकर आ रहा हूं, समलंब। नहीं, पहले इंग्लिश में लिखता हूं, समलंब। इसको मैं लिखता हूं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बोला समलंब चतुर्भुज। अब देखिए एक चीज आपको बता दूं, एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रेपेजियम लिखा आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे समलंब और ट्रेपेजियम एक ही चीज है। अच्छा, अभी इसको मैं बनवाऊंगा आपके सामने, क्या होता है अगर आपने एक बार सीख लिया तो कभी कोई दिक्कत, लेकिन याद करोगे तो दिक्कत है। ट्रेपेजियम। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला जो है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललो समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। कोई भी एक चीज याद रख लो, इंग्लिश या हिंदी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, या तो समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, इसमें पूछ लेते हैं दोनों। आगे बढ़ूं मैं, दैट अगला है हमारे सामने रोम्बस। रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। अब हुआ कंफ्यूजन? ये ऐसे लगते हैं जैसे राक्षसों के नाम हो, ये वाले जो हिंदी वाले हैं ना, इसीलिए आप जाके कंफ्यूज होते हैं बाद में। इतनी चीजें सिर्फ आपको पढ़नी है। क्या बोला मैंने? वर्ग, आयत, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और कहानी खत्म। अब देखिए, वर्ग, आयत, वृत्त, समलंब, समांतर और समचतुर्भुज, इनको समझना इंपॉर्टेंट है, नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे पता है कि तीन चीजें तो आपको ऊपर की आती है ना। एक फिगर शायद छूट सकता है, शायद छूटा है क्योंकि 7 फिगर है टोटल। मेरी जेब में एक पर्चा रखा है। हाँ नहीं, सब हो गया। एक मैंने वो नहीं लिखा, बस त्रिभुज इसमें आ सकता है। अगला क्या होगा? त्रिभुज, जिसको कि हम ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। देखो यहां पर इसलिए नहीं पढ़ लिखा त्रिभुज को इंपॉर्टेंट तरीके से, ज्योमेट्री में भी हम त्रिभुज को पढ़ते हैं, वहां पर ब्रॉड में जाकर पढ़ते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में एक ही डिफरेंस है कि ज्योमेट्री में जाकर एंगल भी इंक्लूड हो जाते हैं, कोण भी इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि यहां पर कोण की कोई बात है, यहां पर सिर्फ वो चीजों की बात होगी जो हम आगे कर चुके हैं। आगे बढ़ूं मैं। अब देखिए समझिए, वर्ग या स्क्वायर क्या होता है, हमें इनको समझना है, ना कि ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। वर्ग या स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो क्या होता है? ये आपने कहा अगर ये ए है तो ये भी और ये भी। अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बेसिकली पूछ रहा हूं इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। फॉर ए हो जाएगा, याद तो नहीं किया आपने। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे भुजा गुणे में भुजा, ए इंटू ए स्क्वायर, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ूं। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? आपने कहा जिसकी लंबाई बराबर हो, ये अगर एल है तो सामने वाली भी, और अगर ये बी है तो ये भी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो? और एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो? एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है ऐसी लाइनें जिसको कितना भी आगे बढ़ा दो, कहीं तक भी, अनंत तक भी ले जाओ, कभी एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन मान लीजिए ये दो लाइनें हैं जो थोड़ी सी तिरछी है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, बोर्ड के बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को काट देगी। क्या ये समांतर है? नहीं है सर। इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जो आगे जाकर एक दूसरे को छेद देंगे, समझ रहे हो? उनको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद। अभी हमें इससे मतलब है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगी।
इनका कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिगर याद होना चाहिए, इतना आपको पहले से भी आता है। आगे आ जाओ, व्रत। क्या लिखा है? व्रत का मतलब क्या होता है? हाँ या ना? किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर, इस बिंदु से ये समान दूरी पर खींचे गए पथ की लंबाई ही व्रत कहलाती है। यहां से यहां गया तो भी ये डिस्टेंस कितनी है? r। यहां से यहां जाऊंगा तो भी कितनी है? इस बिंदु से इसके सारे बिंदुओं की जो दूरी होगी वो क्या होगी? समान होगी, r होगी। इसीलिए तो इसको व्रत बोलते हैं। हाँ या ना? दिए गए बिंदु से, बिंदु को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। हिंदी में बोलूं तो केंद्र। व्रत के केंद्र से इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हो? परिधि। तो व्रत के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर आप एक रेखा खींच देंगे, वो लंबाई समान रहेगी उनकी। ये बात बेसिक है, कोई नई बात। मैं मानता हूं कि ये तीन चीजें तो आपको पहले से भी आती थी सर, मेरा जिम्मेदारी है इनको याद करवा देना। ये जो तीन लास्ट के फिगर हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बात आप पहले से भी जानते हो, चाहे तो इनको बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, जो भी, या फिर खुद से भी बना सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों। हाँ, फोटो खींचते चलो, बाद में नोट करते चलो, इससे क्या रिवीजन हो जाता है। लेकिन लिखना बढ़िया अच्छे से, आप ऐसा नहीं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं, अगर सीखना है। आगे बढ़ो। अब देखिए, ये तीन चित्र पे आ रहा हूं, इन सारी बातों को मिटा रहा हूं मैं। खींच लिया आपने? अगर आप नीचे के तीन चित्र को समझ गए तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे आने लगा मेंसुरेशन। इन्हीं में दिक्कत भी होगी आपको। अब देखो, हमने जो वर्ग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 2D फिगर था। वर्ग से बन जाता है क्या? घन। वर्ग से ही बनता है क्या? आयत से बन जाता है घनाभ। क्या बन जाता है? और वृत्त से बन जाता है गोला। समझ रहे हैं? ये 2D में है और इन्हीं से आगे जाकर 3D में बनता है। मतलब कोई अलग चीज नहीं है, वो इन्हीं से जाकर बनती है ना? तो इनका आधा ज्ञान उसमें लग जाएगा तो वो चीजें और सरल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी में समझिए। ट्रेपेजियम का फिगर देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों है ये फिगर। ठीक है, एक लाइन खींच दी, ठीक है, एक लाइन ऊपर खींच रहा हूं मैं, ये देखिए, देखिए समलंब चतुर्भुज। क्या बोला? समलंब चतुर्भुज। सर इसका नाम समलंब क्यों है? इस पॉइंट से यहां पर एक लंब डालो, ठीक है, और इस पॉइंट से यहां पर एक, ये जो दोनों लंब है ना, इनकी लंबाइयां समान है। इन दोनों की लंबाइयां क्या है? समान है। इसीलिए इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। कैसी होती है? मतलब ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो? ये है, अब भूलोगे तो नहीं, जब भी एग्जाम में आएगा समलंब चतुर्भुज तो दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें दो लंब बनेंगे जो कि समान लंबाई के होंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा। क्योंकि आप कंफ्यूज होते होंगे समांतर का चित्र कैसे बनेगा, समलंब का कैसे बनेगा, दिक्कत हो जाएगी ना। अब तो नहीं भूलेंगे आप, इसमें दोनों लंब क्या होते हैं? समान। अच्छा, अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं, किसकी बात करें इसकी? देखिए, अगर ये भुजा पूरी L है, क्या है? पूरी, तो ये भुजा तो कम है, मान लो ये B है। कितनी है ये? अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, नंबर के फॉर्म में लेके आ रहा हूं। अगर ये पूरी भुजा 10 है, कितनी है पूरी? 10। मेरी बात को आप समझना। और ये भुजा जो है, ये वाली भुजा है, वो 6 है। कितनी है? 6। तो आप कहेंगे सर अगर ये वाली 6 है तो यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? 6 होगी। टोटल कितनी थी? 10। बची कितनी? 4। 2 इधर 2, दोनों तरफ बराबर ही बटेंगी। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा ये कम। 2 इधर 2। मेरी बात को समझ रहे? बस मेरा फिगर को समझाने का मतलब था ना। मैं अभी इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ना पेरीमीटर की बात, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतनी बात कर रहा हूं कि अगर ये जितनी होती है, अगर ये सीधी सीधी रेखा है तो उतनी ही क्या होती है?
ये, और बची हुई इनको बराबर पार्ट में दोनों तरफ बांटना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बड़ी भुजा की लंबाई 10 है, छोटी भुजा की लंबाई 6 है, बताओ क्षेत्रफल बताओ, पेरीमीटर बताओ। तो आप जब तक इसको डिवाइड नहीं करोगे ना, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी फिगर को समझ गए, फिगर को समझ गए, कोई डाउट है क्या? नहीं। दूसरा फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर, क्या लिखा हुआ है, समांतर, नाम में ही समांतर है, नाम में ही क्या है, आमने सामने की दोनों भुजाएं एक दूसरे के जिसमें समांतर हो जाएगी, वही कौन सा चतुर्भुज होगा? तो सर वो तो आयात में भी होती है, दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। आओ जरा देख लेते हैं। ये दो लाइन खींच दी मैंने एक दूसरे के, क्या है ये, समांतर, क्या है। अब दो लाइन और खींचूंगा जो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। क्या ये लाइन कितनी भी बढ़ा दूं एक दूसरे को कभी भी जाके काटेंगी? कभी भी काटने वाली नहीं है। लेकिन सर इसका नाम, ये आयात से कैसे अलग है? आपने कहा आयात में तिरछा नहीं होता, आयात होता है सीधा सीधा, और समांतर चतुर्भुज तिरछा होता है। लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर है, बोलो हाँ, और ये वाली भुजा इसके, इसीलिए इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। कैसा नाम है इसका? समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी। कभी भी एग्जाम में जब समांतर चतुर्भुज आए तो कभी भी फिगर को ऐसा नहीं बनाना है। ये आयात का चित्र है, किसका है? समांतर चतुर्भुज में सर भुजाएं समांतर होंगी एक दूसरे के, लेकिन तिरछी होंगी ऐसी। इस बात को समझ रहे हैं, हाँ या ना? ऐसा रहेगा। एक और चीज बता दूं क्या इसमें, वह आगे की चीज है। देखो अगर मैं इस फिगर को और ऐसे झुकाता जाऊंगा, नीचे झुकाता जाऊंगा, तो ये वाला एंगल जो है नीचे जाती जाएगी, ये लाइन कम होती चली जाएगी। सर ये जैसे जैसे कम होगी ये बढ़ता चला जाएगा, ये फैलता चला जाएगा, ये नीचे जाएगा ये फैलेगा, और ये कम होगा उसके साथ ये भी क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना? और ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आप सोच के देखो, पॉइंट सी नीचे जा रहा है तो ये बढ़ेगा और ये भी ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल, दबता चला जाए। इसका मतलब जब ए कम होगा तो बी बढ़ेगा, ए कम होगा तो बी बढ़ेगा। इसीलिए इन दोनों का जो सम है, वैसे हम ज्योमेट्री पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए ए और बी का जो मान है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? दोनों का जो सम है, दोनों का योग 180। क्यों होता है? क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला। और आप एक बात बताओ, ये जब बिल्कुल ही ऐसा झुक जाएगा, जब सी उठ के यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, तब ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाइन इसी पे, तब ये कितना हो जाएगा, ये जीरो, वो 180, फिर भी वही हो रहा है। समझ रहे हैं? हर केस में ये कितना होगा, 180। समझ रहे हैं? इसलिए वैसे ये ज्योमेट्री की बात है, आप ध्यान नहीं भी दे तो भी, लेकिन इस तरीके से हम चीजों को आसान बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समझ में आ गया? इसके और इसके बीच में डिफरेंस। लास्ट बचा क्या, रोम्बस। रोम्बस में क्या बोला, समचतुर्भुज। क्या नाम दिया? रोम्बस को मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना है, एंगल के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ इतना याद रखेंगे। अगला क्या बोला मैंने, रोम्बस। रोम्बस में भी लिखा हुआ है सम। क्या लिखा हुआ है? सम का मतलब समान। सम का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज। चारों भुजाएं तो वर्ग में भी तो समान होती है, क्या वो समचतुर्भुज है? नहीं। क्यों नहीं है? समचतुर्भुज का फिगर देखो, इसमें उसमें क्या डिफरेंस। मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, एग्जैक्ट सीधा नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है? इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? आपने कहा इसको सीधा कर दूंगा तो वर्ग की तरह दिखने लगेगा या नहीं, और ऐसा खड़ा कर दिया तो, लेकिन इसकी भी सारी भुजाएं क्या हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल दूं, पतंग देखी है आपने? पतंग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि उड़ती है ऐसे, उसका पॉइंट ऊपर साइड, समझ रहे हैं? लेकिन उसकी चारों साइड आप माप के देखेंगे बराबर निकलेंगे। लेकिन आयात नहीं होता, क्योंकि पतंग कभी ऐसे नहीं उड़ती। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आयात की सॉरी आयात नहीं, वर्ग, आयात बोल रहा हूं मैं, वर्ग। इसके एंगल कितने होते हैं? 90, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। एंगल 90 डिग्री होते, लेकिन ये ज्योमेट्री नहीं है, इसमें एंगल की बिल्कुल भी बात करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये होता है समचतुर्भुज का फिगर। अब देखिए इसमें दो तीन फिगर, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, आपने कहा सर आयात भी समांतर होता है लेकिन वो सीधा सीधा फिगर होता है। वर्ग भी सीधा सीधा होता है, लेकिन रोम्बस में भी, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं
लेकिन वो सीधा सीधा होता है, उसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसका ऐसा होता है, ये तिरछा फिगर होता है। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो जिसमें 3 भुजाएं होती है वो क्या होता है? हाँ, ये जरूर मानते हैं कि ट्राइंगल के बहुत सारे प्रकार हैं, यस और नो? ज्योमेट्री में आता है वो, मेंसुरेशन में आता? मेरी पूरी बात को समझ गए आप? फिगर से आप समझ गए फिगर क्या हुआ। अब मैं पर्टिकुलर फिगर लेकर उनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बात करूंगा आपसे। ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज है, आप समझ गए होंगे। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप एक काम करो, इसको नोट करो, आप तीनों को तो नोट करें, और कोई भी डाउट है अभी पूछे, फोटो मत खींचिए इसका, इसको नोट करिए आप अच्छे से, फिगर बनाकर नोट करिए। तो 3 इंपॉर्टेंट फिगर जो हमें पता होने चाहिए, जिनके नाम हमें पता होने, इन 3 पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी फिगर्स को तो आप देख के पहचान लोगे जब एग्जाम में आएगा। तो इसका नाम क्या है? सम चतुर्भुज। क्या नाम है? सम इसलिए सर इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान। यह है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसके लंब क्या है? समान है। यह है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर। पहला फिगर वर्ग डालो, वर्ग हेडिंग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में समझिए। पहला फिगर क्या होगा हमारा? वर्ग। यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। देखिए वर्ग क्या होता है, आपने कहा, हम वैसे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वृत्त के अंदर वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर वृत्त है, तो कैसा होगा, ये सब बात है। जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे उतने अच्छे से फिगर बनाकर कहानी खत्म कर लेंगे। ये पूरी चीज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं, वो आपको आनी चाहिए। वो है हमारे सामने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आई तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, और ये पहले से भी आपको आती है। पाइथागोरस प्रमेय जो है सिर्फ और सिर्फ काम करती है समकोण त्रिभुज में। किस में काम करती है? समकोण त्रिभुज में। त्रिभुज में काम करती है। ऊपर से कौन से त्रिभुज में? समकोण। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कितना हो एक एंगल? क्या सर 2 एंगल 90 डिग्री होंगे तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा क्या? 2 एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकते। 2 एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो 90 90 180 लाइन कभी मिल ही नहीं पाएगी फिर तो। एक एंगल जिसका 90 डिग्री हो वो समकोण। कौन सा होना चाहिए? कोई सा भी हो सकता है, उससे फर्क पड़ता। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी। नीचे वाली जो भुजा है वो आधार होती है, ठीक है। जो सीधी भुजा 90 डिग्री पर है उसको लंब बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है या सबसे लंबी जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये जो बातें की है वो कौन से त्रिभुज के लिए की है? इसके अलावा नहीं कि आप कहीं भी उठा के पाइथागोरस लगा दे रहे हैं, कहीं भी नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कहने का मतलब यह है कि कर्ण का वर्ग, क्या बोला आपने? बराबर होता है लंब के वर्ग के, लंब के प्लस आधार के वर्ग के। समझ पा रहे हैं? कहना ये चाह रहा है कि कभी आपको एग्जाम में दे दे कि लंब मेरा लंब 4 सेंटीमीटर है। कितना है? और आधार 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो बताइए कर्ण की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? आप कहेंगे कर्ण का वर्ग, मैं के लिख दे रहा हूं, कर्ण का वर्ग, ठीक है। लंब क्या है? 4, 4 का वर्ग 16, आधार क्या है? 3, 3 का वर्ग 16 9 25, तो कर्ण का वर्ग बराबर 25, ठीक है। कर्ण बराबर √25, स्क्वायर हटेगा ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब देखो, अगर हमारे पास ये पाइथागोरस साहब ने पहले ये बात नहीं कही गई होती तो हम कैसे निकाल लेते कर्ण? हम तो उलझ जाते ना। अभी तो हमारे लिए आसान है,
समझ रहे हैं? तो ये बात आपको पहले से भी आती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हर फिगर में लगेगा। ये क्या लगेगा कि कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण लंबा होता है, लंबा होता है कि नहीं? तो लंबा होता है तो इन दोनों के योग के बराबर तो होगा ही ना, है ना? लेकिन सीधे योग के बराबर नहीं, आधार के योग के। अच्छा, अगर पहले से कर्ण 5 दे दिया होता, आधार नहीं दिया होता, तब भी कर सकते थे। कर्ण 25 का वर्ग, लंब 4 चुका, आधार अपनी जगह रहता, 16 इधर आता, 25 में से घट जाता, 9 बच जाता, 9 का अंडर रूट करते 3 आ जाता। समझ रहे हैं? ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको आप नोट करेंगे, भले ही आपको आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन सारे फिगर्स को समझने के लिए। हर जगह लगेगा, देखना आप धीरे धीरे कैसे एप्लीकेशन होता है। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। ये सारे फिगर्स के लिए बताया मैंने आपको, ठीक। अब फिर आ जाएंगे स्क्वायर। आज हम एक ही फिगर पढ़ेंगे, स्क्वायर को बस। हर चीज का रीजन, जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हर चीज का रीजन मिलता था, यहाँ मैं हर चीज का आपको रीजन दूंगा। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? इतना समझ गए आप? देखो अभी तो ये शुरुआत है, इसलिए इतने बेसिक से बताया जा रहा है। कल तक कुछ दिनों बाद तो आपको खुद पता है कि ये चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हम मन में ही कर लेते हैं ऐसी चीजों को, या कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं इनमें। अभी आपको बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना। आगे बढ़े जी, पाइथागोरस प्रमेय ये हो गई, चलिए ठीक है। अब मैं आ जाता हूं किस पर, वर्ग पे। देखिए हमने 2-3 चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा है अगर ये आपके सामने वर्ग है तो सर एक तो मुझे इसका परिमाप पता होना चाहिए, हाँ या ना? दूसरा क्या पता होना चाहिए? क्षेत्रफल। क्या पता होना चाहिए? ये तो वो बातें हैं जो हमें पता करनी है, लेकिन इसमें पहले से क्या क्या होता है वो तो हम सीख लें। भुजा होती है, भुजा को नाम क्या दे दिया मैंने? ए। साइड को भुजा बोलते हैं, साइड, ठीक है। इंग्लिश में ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, उनको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आपको याद ना भी हो तो चलेगा, वैसे हम बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ट। इसको भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। इंग्लिश में साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। या फिर बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में याद होना चाहिए। इसको भुजा, अगर ये वर्ग है तो ये ए है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? कोई समस्या? बताओ इसका परिमाप क्या होगा? आप कहेंगे सभी भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस इज इक्वल टू। अभी डायरेक्ट फॉर याद मत करिए, अभी दिमाग में क्या रखिए? सभी भुजाओं का योग। जब सभी भुजाओं का योग याद करोगे ना तो कुछ समय बाद अपने आप ही आ जाएगा कि फॉर ए, फिर ए प्लस ए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक पर ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल, आधार गुणे में ऊंचाई। बताओ आधार क्या है? ए। और ऊंचाई ए इंटू। ए। सर इसीलिए तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। एक बात इंपॉर्टेंट, कई लोगों को ऊंचाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ऊंचाई होती क्या है। अगर मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊं, ऐसा समझना आप मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये L है, ये B है, बताओ आधार क्या है? जो आड़ी लाइन है वो आधार है, L है। ऊंचाई क्या है इसकी? हाँ, ऊंचाई नहीं दी इसमें। आप B को ऊंचाई नहीं बोल सकते, B तो तिरछा है। अच्छा हाँ। B तो तिरछा है। ये रूम है, कमरा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? आपने कहा यहां से लेके यहां तक। और अगर मैं इसमें इस बात को नोट करें और क्वेश्चन लिखिए किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। मैंने बोला विकर्ण a√2 है, कैसे आया पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप पता करना सीख गए ना, बड़ी बड़ी बातों को आप कर ले जाओगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, कैसा फिगर बनेगा, कैसे क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकला? ये a√2। अगर भुजा a है तो a√2। अब बताओ मुझे,
भुजा 10 होती, भुजा कितनी होती, तो विकर्ण कितना हो जाता, 10 रूट, समझ रहे हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए विकर्ण यहां बना लो या यहां, बात एक ही है, दोनों बराबर ही होते हैं इसमें, है ना। विकर्ण इंग्लिश में बोले तो डायगोनल, इसलिए अपने पाइथागोरस पर मैं पहले पढ़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, मिटा दूं इसको। हाँ, आराम से लिखिए, पूरा लिखिए, चाहे टाइम लीजिए, बिल्कुल जमा जमा कर। स्क्वायर वाली चीज बाहर निकल आ जाती है और वो भी स्क्वायर हट जाता है, और जो स्पेस का नहीं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√10, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई मतलब कि d इज इक्वल टू 10√2 है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आराम से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर बताएं, एरिया बताएं, परिमाप बताएं और क्षेत्रफल बताएं। फिगर बनाकर ही क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल, पहले फिगर, मैंने 6th क्लास के लड़के को भी कुछ दिन पहले मैथ्स पढ़ाया, ये फिगर बना बना के एक्सपर्ट हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, ये मेरे को दिक्कत हो जाती है कभी भी नस खींचने की, खड़ा हो रही है और खींच रही है। आसान है। क्या चल रही? आ गया आंसर, क्या आया? 140। तो हाँ, एरिया आ गया। अब निकालना है पेरीमीटर, परिमाप आ गया, कोई दिक्कत? देखो, ये आप पहले भी कर सकते हैं, बात है समझने की। रुकें क्या आपके लिए? नहीं, आप देख रहा हूँ। कब तक ठीक होगा? खींच गया यार। a√2 ये था आपका वर्ग। वर्ग में मैंने फिगर बनाया, ए लिखा, और विकर्ण दिया है तो विकर्ण बना लिया, विकर्ण बना लिया तो विकर्ण की वैल्यू दी है ये। मुझे पता है कि अगर ये समकोण है तो विकर्ण जो आएगा वो a√2 निकल कर आएगा। a√2 को मैं बराबर रख देता हूँ किसके? 10√2 के। अभी हम बहुत आराम से कर रहे हैं, वैसे इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं। √2 से √2, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 10। इसका मतलब ये जो वर्ग था इसकी एक भुजा कितनी थी?
तो सभी भुजाएं भी 10 होंगी। आपने कहा पहले पूछा था परिमाप चारों भुजाओं का योग, एक भुजा 10 तो चारों भुजाओं का योग 4a। क्षेत्रफल पूछा था आधार गुणे में ऊंचाई, आधार भी a और ऊंचाई भी 10 गुणे में 10। अब देखो इसके साथ भी लगा है सेंटीमीटर, इसके साथ भी लगा है, तो 10 और 10 तो गुणा करोगे 100 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा करोगे तो 100 सेंटीमीटर। एग्जाम में मान लो ऑप्शन आ जाए कि एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपने जोश जोश में टिक कर दिया, 100 देख के टिक कर दिया, गलत हो गया। सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर होगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बात को समझ गए? कोई कंफ्यूजन है? अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है, वही वर्ग है, पेरीमीटर है 80 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, साइड बतानी है और डायगोनल बताना है, मतलब कि विकर्ण बताना। तुरंत कर देंगे इस सवाल को। परिमाप टोटल पूरा पेरीमीटर 80 दिया है, हाँ। एरिया पूछ लिया, साइड पूछ ली, डायगोनल पूछ लिया। अभी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, एग्जाम में इतनी चीजें पूछी नहीं जाती है। फिर सबसे पहली स्टेप फिगर का बनाना, ये आदत डालनी है। इसमें इजी वाले में फिगर नहीं बनाओगे, कल से डिफिकल्ट वाले में भी फिगर नहीं बनाओगे तो गलत होगा ना क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर बनाओ, क्या दिया है वो चिपकाओ, क्या पूछा है वो चिपकाओ, तभी तो फिगर क्या बनेगा। स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का फिगर। विकर्ण दिया है, पी मतलब परिमाप होता है। परिमाप तो मुझे दिया हुआ है। इसका आधार क्या होगा सर? नीचे वाली भुजा आधार होती है जो आड़ी है। हाँ। आप अब देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं आप कर लेंगे, मैं जानता हूं। देखिए परिमाप दे दिया कितना, 80 सेंटीमीटर। तो याद नहीं करना, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना दे दिया, 80 सेंटीमीटर। तो इस 80 को 4 बराबर जगह बांटना पड़ेगा या नहीं सर? क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं क्या है बराबर। जब आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, कई लोग क्या करने सॉल्व करने लगते हैं, वर्ग को भूल ही जाते हैं। अरे वर्ग क्यों दिया है आपको, कि अब सारी बातें वर्ग के अकॉर्डिंग चलेंगी। पेरीमीटर परिमाप कितना है 80, मतलब इन चारों का योग कितना है 80। ये 80 4 बराबर जगह बटेगा कि नहीं, हाँ या ना? 20-20 आ गया, सबके हिस्से में 20-20 आ गया। देखो एक तो आप इसको रटते कि वर्ग का परिमाप फॉर ए होता है, फॉर ए इज इक्वल टू 80 होता है, ए बराबर 80/4, तो ए बराबर 20, वो ही तो आया मेरा। सीधे ही दिमाग में कर लो ना, 4 बराबर जगह बटे गए, हाँ या ना? आ गया आपके पास क्या, साइड। एरिया क्या आएगा, आपने कहा भुजा गुणे में आधार गुणे में, देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे में भुजा भी होता है, मैंने आधार गुणे में ऊंचाई